हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ओल्ड बुक अकेड चैनल पर। और आज हम 11वीं क्लास बिजनेस स्टडीज़ का 4th चैप्टर लेकर के आए हैं, व्यावसायिक सेवाएं, बिजनेस सर्विसेज। यहाँ पर हम व्यवसाय की जो सेवाएं हैं, जो बिजनेस सर्विस हैं, उनको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो उद्योग को उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति एवं उत्पादित किए गए तैयार माल को वितरित करने की आवश्यकता होती है। जो हमारे उद्योग या व्यापार जो होता है, उसे क्या होता है, कच्चे माल की आपूर्ति एवं उत्पादित जो माल वो बनाया है, उसे तैयार माल को वितरित करने की आवश्यकता रहती है। अब ये किसके माध्यम से किया जाता है वो आगे बताया गया है। व्यापार के लिए भी आवश्यक है कि विभिन्न उत्पादकों से वस्तुओं को एकत्रित करके, जो व्यापार है, व्यापार के लिए क्या आवश्यक है कि विभिन्न उत्पादकों से जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उनसे क्या उत्पादित वस्तुओं को एकत्रित करके उन्हें अंतिम उपभोक्ता कौन होता है, जो कंज्यूमर होते हैं, मतलब जो हम यूज करते हैं प्रोडक्ट को, तो हम अंतिम उपभोक्ता कहलाते हैं, जो उपभोग करते हैं उस वस्तु का। तो कह रहे हैं कि विभिन्न जो उत्पादक हैं उनसे वस्तु को एकत्रित करके अंतिम उपभोक्ता, मतलब जो उसे उपभोग करते हैं, उन तक वितरित किया जाए। इन सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से सुचारू रूप से करते हैं। इन सब सेवाओं को व्यापार की सहायक क्रियाएं कहा जाता है। जो मतलब इन सब सेवाओं को जो किया जाता है कि एक उत्पादक से वस्तुओं को एकत्रित करना तथा अंतिम उपभोक्ता को वितरित करना और अंतिम उपभोक्ता तक वो वस्तुओं को पहुंचाना, यही क्या है, इन्हीं सेवाओं को व्यापार की सहायक क्रियाएं कहा जाता है। क्या है, एक्सिलरी टू ट्रेड, इन्हीं को व्यापार की सहायक क्रियाएं कहा जाता है। तो क्लियर हुआ कि उद्योग को उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति होती है, उसके बाद में तैयार माल को वितरित करने के लिए आवश्यकता पड़ती है, और व्यापार के लिए ये आवश्यक है कि विभिन्न उत्पादकों से वस्तुओं को एकत्रित करके उन्हें अंतिम उपभोक्ता जो होता है हमारा, जो उसका उपयोग करता है, उस तक पहुंचाया जाए। और इन सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, व्यापार की सहायक क्रियाएं, मतलब एक्सिलरी टू ट्रेड जो है उसकी, इसकी जो है सहायक क्रियाएं जो है, मतलब उस चीज़ को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहायक होती हैं। अब व्यावसायिक सेवाओं का अर्थ है, यहाँ पर व्यावसायिक सेवाओं का अभिप्राय उन सेवाओं से है जो व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में सहायक होती हैं। तो जो एक्सिलरी टू ट्रेड है, उन्हीं की बात की जा रही है कि व्यावसायिक सेवाओं का अर्थ है, व्यावसायिक सेवाओं को अभिप्राय उन सेवाओं से है जो व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में सहायक होती हैं। इनके अभाव में व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाई, इनके बिना कहा जा रहा है कि व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर हम कोई चीज़ प्रोडक्ट को बना रहे हैं और वो उपभोक्ता तक ना पहुँचे, तो कोई भी उसका औचित्य या कोई भी उसका बेनिफिट नहीं निकल रहा है। इसीलिए कहा गया है। इनके उदाहरण क्या हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, यातायात, संग्रहण एवं संदेश वाहन हो गया। व्यावसायिक सेवाओं की प्रकृति निम्न बिंदु से स्पष्ट होती है। तो जो व्यावसायिक सेवाओं की प्रकृति, यहाँ पे नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं, इनसे हम इसे स्पष्ट करेंगे। व्यावसायिक सेवाओं की प्रकृति क्या है, आदृश्यता या अमूर्तता की अगर बात करेंगे, मतलब टेंजिबल इंटेंजिबल की बात करी जा रही है। सेवाओं को देख एवं छुआ नहीं जा सकता, सेवाओं को देख या छुआ नहीं जा सकता। जो सर्विस होती हैं, सर्विस को हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ये क्या है, इनटेंजिबल होती है। ठीक है, टेंजिबल नहीं थी, इनटेंजिबल होती है। केवल इनका लाभ उठाया जाता है, इनका केवल क्या है, लाभ उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें, डॉक्टर से इलाज कराना, तो डॉक्टर से हम इलाज कराते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो उसका सिर्फ लाभ उठाया जा सकता है, ना तो हम उसे टच करके महसूस कर सकते हैं और ना ही हम उसे देख सकते हैं। भिन्नता, मतलब इनमें भिन्नता क्या होती है, तो भिन्नता ग्राहकों की मांगों एवं आशाओं में अंतर होता है। कि भिन्नता जो है ग्राहकों की मांगों और आशाओं में अंतर होता है, कि सभी ग्राहकों के लिए एक सी मांग नहीं हो सकती, सभी की जो नीड है वो सेम नहीं हो सकती, सबकी अलग अलग होती है। मोबाइल सेवाएं एवं ब्यूटी पार्लर की सेवा, जैसे मोबाइल सेवा हो गई, ब्यूटी पार्लर की सेवा हो गई। किसी को मोबाइल ख़रीदना है तो किसी को ब्यूटी पार्लर खोलना है या जाना है, तो ये तरीका। फिर पृथकीकरणीयता, मतलब सेपरेटेशन जो होता है, सेपरेटराइजेशन जो होता है, उसमें क्या है, सेवाओं का उत्पादन एवं उपभोग,
सेवाओं का उत्पादन एवं उपभोग एक साथ होता है। सेवा का उत्पादन उपभोग होता है जो एक साथ होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो। सेवा का उत्पादन और उपभोग साथ ही साथ होगा। जैसे एटीएम ने बैंक क्लर्क को हटा दिया, जो एटीएम लगे होते हैं वहाँ पे बैंक क्लर्क की आवश्यकता नहीं होती, हमें एक प्लास्टिक का कार्ड मिल जाता है, उसके माध्यम से हम पैसे को निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे क्लर्क की आवश्यकता नहीं है। परंतु ग्राहक पैसा निकालने वाला आवश्यक होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हमने क्लर्क को हटा दिया तो ग्राहक भी हट जाए, नहीं, ग्राहक का होना जरूरी है, तभी वो वर्क करेगी सर्विस जो है, ठीक है। तो पैसा निकालने वाला ग्राहक अवश्य होना चाहिए। स्कंद की हानि, स्कंद की हानि कह रहे हैं सेवाओं को भावी उपयोग के लिए संग्रह करके नहीं रखा जा सकता, कि सेवाओं को जो है भावी जो उपयोग के लिए क्या हम संग्रह नहीं कर सकते, ठीक है। ना ही समय से पूर्व उपयोग किया जाता है। जो हमारी सेवाएं होती हैं उनका ना तो हम समय से पहले उपयोग कर सकते हैं और ना ही उन्हें हम संग्रहित मतलब स्टॉक करके रख सकते हैं। जैसे होटल एवं एयरलाइंस का मंदी के दौर में भविष्य में आने वाली तेज़ी के लिए संग्रह नहीं कर सकते, ठीक है। होटल या एयरलाइंस हो गई तो हम ये नहीं है कि हमें पहले ही से हम इसका या टिकट वगैरह बुक करा लें भविष्य के लिए, मतलब एक टाइम पीरियड होता है, ये नहीं कि मतलब कि अभी सस्ता है तो आगे के लिए हम इसे सेव कर लें। ऐसा नहीं है कि आज के डेट में टिकट सस्ता हो रहा है और हमें क्या है जाना 3-4-5 साल बाद है, तो अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये मंदी और ऐसी होटल का है, ठीक है। दौर में भविष्य में आने वाली तेज़ी के लिए संग्रह नहीं कर सकते। संबंध या ग्राहक भागीदारी के संबंध या ग्राहक भागीदारी, सेवाओं की सुपुर्दगी प्रक्रिया में ग्राहक की भागीदारी आवश्यक होती है, यानी सेवाओं की सुपुर्दगी प्रक्रिया में ग्राहक की भागीदारी आवश्यक होती है। जैसे कोई ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार सेवाओं में सुधार कराने का अवसर प्राप्त कर सकता है, ठीक है। ये क्या बात हो गई कि संबंध या ग्राहक की भागीदारी जो होती है, सेवा की जो सुपुर्दगी होती है उस प्रक्रिया में ग्राहक की भागीदारी आवश्यक होती है, बिना ग्राहक के क्या है वो नहीं हो सकती परफॉर्म। जैसे कोई ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार सेवाओं में सुधार करने का अवसर प्राप्त कर सकता है, ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद सेवाओं के प्रकार, सेवाओं के प्रकार काइंड ऑफ सर्विस, काइंड ऑफ सर्विस की ये बात की जा रही है कि सामाजिक सेवाएं, और सामाजिक सेवाएं कैसी होती हैं, ऐच्छिक रूप से सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने वाली सेवाएं, जैसे शैक्षणिक सुविधाएं, एनजीओ द्वारा दी गई सेवाएं, सोशल सर्विस, व्यक्तिगत सेवाएं, वे सेवाएं जिनको भिन्न भिन्न ग्राहकों द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से प्राप्त किया जाता है, जैसे पर्यटन, जलपान गृह, ये हमारी व्यक्तिगत सेवाएं हो जाती हैं। व्यावसायिक सेवाएं कौन सी होती हैं, वे सेवाएं जिन्हें व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा अपने कार्य के संचालन के लिए उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडारण, बैंकिंग, संचार सेवाएं। अब बैंक का अर्थ समझेंगे, ये तो हमने समझी किस किस तरीके की सेवाएं हो सकती हैं, सर्विस हो सकती हैं। अब बैंक क्या है, तो बैंक से अभिप्राय एक ऐसी संस्था से है जो कि मुद्रा का लेन देन करती है। किसका लेन देन करती है, मुद्रा की। बैंकिंग का अभिप्राय एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का लेन देन करती है। यह संस्था लोगों के रुपए अपने पास जमा कर के रूप में स्वीकार करती है, और क्या करती है कि जमा के रूप में स्वीकार करती है उनका रुपए, और उनको ऋण के रूप में उधार देती है। और देखो जिनके पास ज़्यादा वो तो जमा करते हैं बैंक में खाता ओपन करवाने के बाद अपने खाते में, और जिन्हें मतलब बिजनेस करने के लिए या कोई व्यापार करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, उन्हें ऋण के रूप में उधार देती है, और उस पर वो क्या करती है, परसेंटेज वसूलती है। वही इसकी बैंक की अर्निंग होती है। आजकल मुद्रा लेन देन के अतिरिक्त बैंक कई और भी कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि आज के टाइम में क्या बैंक केवल अब इसी पे निर्भर नहीं है कि पैसा बस जमा और ऋण देना, बैंक इसके अलावा और भी बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड कराने लगा है। अब वो कौन सी सर्विस हैं यहाँ पे बताया गया, साख निर्माण, एजेंसी कार्य, सामान्य सेवाएं इत्यादि। भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की यहाँ पे बात की जा रही है। पिछले चैप्टर में हम पढ़ा थे भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे जो बैंकिंग किस तरीके से कार्य करती है उसकी बात करें तो प्राथमिक मुख्य कार्य क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में, और द्वितीय कार्य क्या है, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो अगर हम प्राइमरी की बात करें, प्राथमिक कार्य की बात करेंगे तो जमाएं स्वीकार करना। बैंक का जो प्राथमिक कार्य होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में वो क्या होता है, उसमें नंबर 1 है स्थायी सावधि जमा खाता। जमाएं स्वीकार करना यहाँ पे क्या है, स्थायी हो गया, सावधि जमा खाता होगा। सावधि जमा वो होता है जो एक साल के लिए खोला जाता है या एक समय अवधि के लिए खोला जाता है, वो सावधि जमा खाता होता है। उसके बाद में जैसे हम आरडी कह सकते हैं, 1 साल से पहले रुपए निकाल सकते हैं लेकिन वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी लिमिट होती है 1 साल। उसके बाद में चालू
मांग जमा खाता, चालू खाता जो होता है, चालू मांग जमा खाता जो होता है वो बिजनेसमैन ओपन करते हैं। बचत जमा खाता, बचत जमा खाता हम आप कोई भी खोल सकता है, ठीक है। बचत जमा खाता हो गया, जैसे सेविंग अकाउंट कहते हैं। आवर्ती जमा खाता, आवर्ती जमा खाता होता है, ठीक है, जिसमें ठीक है ये ऊपर वाला फिक्स डिपॉजिट था, आवर्ती ये रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, इसे हम, ठीक है, इसमें हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट हम जमा करते हैं। ये आवर्ती जमा, आवर्ती जो बार बार होने वाला आवर्ती जमा खाता हो जाता है, ठीक है। और ये सावधि जमा होता है, ये फिक्स अकाउंट होता है कि एक बार में रुपये जमा करके फिक्स कर दिया, ठीक है। फिर बहुविकल्पीय जमा खाता, एक बहुविकल्पीय जमा खाता होता है, ऑप्शनल सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है। बेसिक इसमें क्या होता है कि एक समय के पश्चात जो हमारा पैसा होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब ये सारे हमारे जमा स्वीकार करने वाले कार्य थे या खाते थे, ठीक है, मुख्य कार्य में। दूसरा हमारा आ जाता है मुख्य कार्य में, प्राथमिक कार्य में धन उधार देना। धन उधार देना है ऋण, भाई ऋण देना, नगद साख, ठीक है, नगद साख देना, अधिविकर्ष, विनिमय बिल की कटौती एवं क्रय करना। ये चीज़ हम आगे समझेंगे डिटेल से, अभी फ़िलहाल यहाँ पे आप समझ लीजिए कि क्या क्या करते हैं प्राथमिक कार्य में, ठीक है। उसके बाद में अब आ जाता है हमारे द्वितीय सहायक कार्य क्या होते हैं, एजेंसी संबंधी कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य, फिर सामान्य उपयोगी सेवाएं। अब हम बात करते हैं डिटेल में कि व्यापारिक बैंकों के कार्य क्या हैं, जो कमर्शियल बैंक होती हैं उनके कार्य क्या हैं, प्राथमिक कार्य। तो प्राथमिक कार्य जो हमने ऊपर पढ़ा था, अब यहाँ डिटेल से जानेंगे। जमा स्वीकार करना है, जमा स्वीकार करना तो आप सिंपल से समझ रहे हो कि बैंक का प्रमुख कार्य ही जनता से जमा को स्वीकार करना, ठीक है। बैंक विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुकूल निम्नलिखित प्रकार के खाते जैसे निश्चित कालीन जमा खाता, चालू जमा खाता, बचत जमा खाता, आवर्ती जमा खाता और बहुविकल्पीय जमा खाता आदि खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं। ऋण देना, बैंक का दूसरा प्रमुख कार्य लोगों की वित्तीय सहायता करना होता है। एक तो जमा स्वीकार करना हो गया, और बैंक का दूसरा प्राथमिक कार्य होता है ऋण देना, ठीक है, लोगों को ऋण के तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना। बैंक ये कार्य निम्न प्रकार की सेवाओं जैसे ऋण देकर, बैंक अधिविकर्ष मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे बोलते हैं द्वारा, नगद उधार, ठीक है, और बिलों की कटौती, बिल्स रिसीवेबल जो होता है बिलों की कटौती द्वारा करके, ठीक है, बिलों की कटौती करके। उसके बाद में सहायक कार्य, द्वितीयक कार्य, सहायक कार्य और द्वितीयक कार्य की बात कर रहे हैं। तो जो हमने सेकेंडरी जो हमारे थे, बैंक उपरोक्त प्राथमिक कार्यों के अतिरिक्त भी कई सहायक कार्य जैसे एजेंट के रूप में और सामान्य उपयोगिता के कार्य भी करते हैं। एजेंट के रूप में कार्य, बैंक अपने ग्राहकों की ओर से चेक, किराया, ब्याज इत्यादि एकत्रित करता है। इसी प्रकार उनकी ओर से कर और बीमा की किस्त आदि अदायगी करता है। तो एजेंट के रूप में किस तरीके कार्य कर रहा है बैंक, चेक जमा करना, किराया, ब्याज इत्यादि एकत्रित करना, ठीक है। तो उसके बाद में कर और बीमा की किस्तों आदि की अदायगी करना। सेकंड, बैंक अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों की जानकारी प्राप्त करके उनकी ओर से खरीदने, बेचने और उनको सुरक्षित रखने का कार्य भी करता है, ठीक है। जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, शेयर्स वगैरह, ठीक है, जानकारी प्राप्त करके उनकी ओर से खरीदने और बेचने का कार्य भी करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजना भी बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो हम नेफ्ट, RTGS करते हैं, ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान रुपया भेजने का तरीका है बैंक के माध्यम से, और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है ये। बिना किसी व्यक्ति के जाए पैसा पहुंच जाता है दूसरे व्यक्ति के पास। सामान्य उपयोगिता वाली सेवाएं क्या थी, अब ये तो एजेंसी के रूप में हो गया। सामान्य उपयोगिता वाली सेवाएं थी व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए कुछ अन्य कार्य भी करता है। व्यापारिक बैंक जो है अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए कुछ अन्य कार्य करता है। वो इस प्रकार हैं, बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधा देता है। कौन से, जो लॉकर्स हम जिसमें अपने कुछ भी कीमती चीज़ रखते हैं, तो वो लॉकर्स की सुविधा प्रदान करते हैं, उसमें नॉमिनल चार्जेस लेते हैं। बैंक अपने ग्राहक को यात्रा में जाते समय नगद राशि साथ ना ले जाने की सुविधा देता है। बैंक क्या है कि जब यात्रा में आप जाते हैं तो एक नगद राशि ले जाने का डर रहता है, चोरी चकारी होने का, तो
उसके लिए एक सुविधा और देता है जिसे हम सुरक्षा की दृष्टि से यात्री चेक कहते हैं। यात्री चेक की सुविधा प्रदान करता है। यात्री चेक होता है कि आप वो यूज कर सकते हो कैश की जगह, तो वहाँ जाके आप वो कहीं भी विड्रॉ कर सकते हो। बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना करें। बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना देश विदेश के व्यापारियों को देते हैं। जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो क्या है, हमारी साख जानने के लिए, जो इंपोर्ट कर रहा है एक्सपोर्ट हम करते हैं तो वो हमारी जो साख जानने के लिए बैंक के माध्यम से हमारी आर्थिक स्थिति या गुडविल की जानकारी लेने का काम करते हैं। बैंक ये उसमें हेल्प करते हैं। देश विदेश के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की सूचना अपने ग्राहकों को देता है। उसके बाद है बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक ड्राफ्ट और भुगतान आदेश जारी करता है। बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक ड्राफ्ट और भुगतान आदेश जारी करता है। अब आ जाते हैं हम बैंकों के खातों के प्रकार। बैंक के खातों के प्रकार क्या क्या हैं? निश्चितकालीन जमा। अब निश्चितकालीन जमा हमारा क्या होता है? मियादी जमा खाता, मतलब जिसे हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। इस खाते में निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद खाता धारी इस राशि को अपने खाते से निकाल सकता है। इस खाते में जमा राशि पर बैंक अधिक दर से ब्याज देता है। जमा की अवधि जितनी लंबी होती है ब्याज की दर उतनी ऊंची होती है। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हमारा चालू। ये निश्चितकालीन जमा खाता वही था हमारा आवधिक जमा खाता जो था। अब चालू जमा खाता था, ये खाता प्राय व्यापारी वर्ग के द्वारा खोला जाता है। ठीक है। जो चालू खाता होता है वो व्यापारिक वर्ग के द्वारा खोला जाता है। इस खाते में जमा करता है जितनी बार चाहे रुपया जमा करा सकता है और निकाल सकता है। एक दिन में जितनी भी चाहे बार निकाल सकता है और जमा कर रखता है, और कभी भी आवश्यकता अनुसार निकाल सकता है। बैंक इस प्रकार की जमा पर ब्याज नहीं देता, लेकिन इस खाते पर आपको ब्याज देता नहीं, अपितु आपसे इस सेवाओं के लिए शुल्क लेता है। सेवा शुल्क वसूलेगा बैंक। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हमारा बचत जमा खाता। बचत जमा खाता, ये खाता छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए होता है। केवल थोड़ी सी राशि से भी इस खाते को खोला जा सकता है। इस खाते पर बैंक ब्याज भी देता है, और जो बचत जमा खाता होता है सेविंग अकाउंट, इस पर बैंक हमें ब्याज देता है, जो कि निश्चितकालीन जमा खाते की तुलना में कम होता है। जो हमारा फिक्स डिपॉजिट था उससे कुछ कम होती है परसेंटेज। आवर्ती जमा खाता क्या है? इस प्रकार के खाते में जमा करता है एक निश्चित समय तक प्रति मास एक निश्चित राशि जमा करता है। जो आवर्ती जमा होता है इसमें एक निश्चित अमाउंट हर महीने जमा करेगा। ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं आरडी। ठीक है। तो निश्चित राशि जमा करता है कि जमा राशि ब्याज सहित उन्हें एक निश्चित अवधि के बाद मिल जाती है, और ये राशि क्या है, एक निश्चित समय के बाद हमें मिल जाती है विद ब्याज। इस खाते में मिलने वाले ब्याज की दर बचत बैंक खाते पर मिलने वाले ब्याज की दर से अधिक होती है। जो हमारा बचत बैंक खाता था सेविंग अकाउंट, उससे इसकी ब्याज की दर थोड़ी ज़्यादा होती है। अब उसके बाद में आ जाता है बहुविकल्पीय जमा खाता। बहुविकल्पीय जमा खाता क्या है? यह खाता बचत खाता में मियादी जमा खाते का मिश्रण है। ये बचत खाता और मियादी जमा, जो फिक्स डिपॉजिट था और बचत खाता, उसका ये मिक्सचर है। ठीक है। इसके अंतर्गत खाता धारक के निर्देश के अनुसार उसके बचत खाते में पड़े धन राशि एक निश्चित सीमा के बाद मियादी जमा में परिवर्तित कर दी जाती है। मतलब जो हम इसमें राशि थोड़ी थोड़ी जमा कर रहे हैं वो एक निश्चित समय के बाद हमारी परमिशन से क्या है वो एक मियादी जमा में, मतलब फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दी जाती है। इसी प्रकार यदि किसी समय उसके बचत खाते में पड़ी राशि उसके द्वारा काटे गए चेक के लिए अपर्याप्त होती है तो शेष राशि मियादी जमा से बचत खाते। अब हमने किसी को चेक दे दिया 10,000 का, और हमारे जो सेविंग अकाउंट में मान लो 9,000 रुपये पड़े हैं, और हमारा बाकी जो अमाउंट तो हर बार क्या था फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाता था एक समय के बाद, तो उधर से अगर 1,000 रुपये कहीं पड़ी तो उधर से इधर ट्रांसफ़र करके सेविंग अकाउंट में हमारा चेक क्लियर हो जाएगा। तो उसमें ये हमें फ़ायदा भी रहता है कि तो शेष राशि मियादी जमा से बचत खाते में ट्रांसफ़र करेंगे और हस्तांतरित कर दी जाती है। इस खाते से खाताधारी को 2 लाभ होते हैं। अब वो लाभ कौन से? उसे ऊंची दर से ब्याज मिल जाता है। एक तो क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है, तो ऊंची दर से ब्याज मिल जाता है, और चेक के अनादरण होने का जोखिम भी कम हो जाता है। तो ये थे हमारे इसके बेनिफिट। बैंकिंग सेवाएँ। बैंकिंग सेवा क्या होती है? ऋण। बैंकिंग सेवा ऋण देना। तो इस ऋण में क्या है? इसमें बैंक कर्जदार को एक निश्चित राशि खास समय अवधि के लिए किसी स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए देता है। ऋण की अदायगी प्रायः मासिक, त्रैमासिक, अर्धमासिक किस्तों में की जा सकती है।
अब ऋण क्या है, बैंक किस किस कार्य के लिए दे सकता है भाई, कोई स्थायी संपत्ति खरीदनी हो कोई भी, ठीक है, उसके लिए बैंक ऋण देगा। और उस ऋण की अदायगी किस तरीके से लेता है वो, मासिक, त्रैमासिक मतलब तिमाही, अर्ध वार्षिक मतलब 6 महीनों में, मतलब किस्तें, इन 3 तरीक़ों से वो वसूल सकता है। बैंक अधिविकर्ष, बैंक अधिविकर्ष बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक को चालू खाते में जमा की गई राशि से अधिक राशि निकालने की अनुमति देता है। मतलब जो हमारा जो चालू खाता होता है उसमें जितनी राशि है उससे अधिक निकालने की हमें परमिशन दे देता है, लेकिन वो हमारी क्या है, गुडविल पर डिपेंड करेगा। ये कोई भी व्यावसायिक कोषों की स्थायी कमी को पूरा करने के लिए इस व्यवस्था को अपना सकता है। मतलब अगर उसे लगता है कि ज़्यादातर मेरे अकाउंट में क्या है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं और कभी भी किसी का भी चेक ये बाउंस होने का डर रहता है, तो वो क्या करेगा कि ये सुविधा को ले सकता है। लेकिन ये मैंने कहा ना, उसकी गुडविल पे डिपेंड करेगा, बैंक ऐसे नहीं देती है। अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए इस व्यवस्था को अपना सकता है। ब्याज केवल अधिक निकाली गई धनराशि पर ही लिया जाएगा। और जो बैंक है, जब उससे हम बैंक ओवरड्राफ्ट वाली सुविधा ले रहे हैं, तो जितना पैसा हम ओवर निकालेंगे बैंक हमसे उस पर वसूलेगा ब्याज, ठीक है। बाकी जो नहीं, जितना मतलब भाई वो मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट ने हमें 1 लाख की दे रखी है बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा, और उसमें से अगर हमने मान लो 20,000 निकाला तो केवल 20,000 पे ही ब्याज लगेगा, ऐसा नहीं है कि पूरे 1 लाख पे, ठीक है। अब नकदी उधार करें, नकदी उधार ओवरड्राफ्ट जैसी ही एक व्यवस्था है। नकदी उधार जो है एक ओवरड्राफ्ट जैसी ही व्यवस्था है। इसके अंतर्गत खाताधारी किसी मूर्त संपत्ति की जमानत पर अपने खाते में जमा धनराशि से अधिक एक निश्चित सीमा तक रुपया निकाल सकता है। कह रहे जो नकदी उधार है इसमें क्या है, ओवरड्राफ्ट की तरह ही होता है, और इसके अंतर्गत खाताधारी जो होता है किसी मूर्त संपत्ति की जमानत पर अपने खाते में जमा धनराशि से अधिक एक निश्चित सीमा तक रुपया निकाल, मतलब उससे अधिक और एक निश्चित सीमा होगी तक रुपया निकाल सकता है। इसके लिए चालू खाते का होना अनिवार्य होता है, और इसके लिए जो है चालू खाते का होना अनिवार्य होता है, करंट अकाउंट का। इसमें केवल निकलवाई गई राशि पर ही ब्याज लगेगा। इसमें भी जो हम राशि निकालेंगे वहीं पर ब्याज लगेगा। इसे हम कैश क्रेडिट अकाउंट कहते हैं। बिलों की कटौती, अब बिलों की कटौती की बात करें तो वाणिज्यिक बैंक व्यावसायिक फर्मों को उनके विनिमय द्वारा ऐसे दस्तावेजों का भुगतान कटौती पर यानी कि उनके अंकित मूल्य से कम पर किया जाता है, मतलब बट्टे पर किया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल कहते हैं, ठीक है। अगर हमें टाइम से पहले पैसा चाहिए होता है, हम बैंक में जाके वो बिल क्या कर देते हैं, भुना लेते हैं, ठीक है। तो बैंक मान लो अगर भाई 20,000 का बिल है तो 20,000 में ही आपको नहीं देगी, मान लो 18,000 रुपये में आपको 18,000 रुपये दे देगी, 2,000 जो है वो उसका कमीशन हो जाएगा। इस ढंग से डिस्काउंट करके बिल आपको दे दे, और बैंक जैसे वो टाइम पूरा होगा वो पैसा वसूल लेगी उस बंदे से। तो ये हो गया बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल की बात। बैंक ड्राफ्ट एक प्रपत्र है, कह रहे हैं बैंक ड्राफ्ट एक प्रपत्र है जिसे कोषों के हस्तांतरण के लिए प्रयोग किया जाता है। बैंक ड्राफ्ट आपने बनवाया होगा, जब हम मतलब आज के टाइम में तो ऑनलाइन पेमेंट हो गया तो अब ख़त्म ही हो गए। पहले क्या होता था, हम अगर कोई कंपटीशन का फॉर्म डालते थे तो उसमें बैंक ड्राफ्ट मांगा जाता था। तो जैसे चेक आपने देखा ना उसी तरीके का होता है, लेकिन वो पूरा बैंक के द्वारा ही प्रिंटेड होता है, अमाउंट वगैरह सब, और वो उसी फर्म के नाम बनाया जाता है जिस फर्म को वो देना है, ठीक है। और वो उसके पास जाने के बाद वो बैंक में ले जाके भुना लेता है, ठीक है। तो बैंक ड्राफ्ट एक प्रपत्र, इस पे क्या है, जो बैंक है अपनी कमीशन फ़ीस पहले ही ले लेगा आपसे, ठीक है। वहाँ पे जितने रुपये आपने बनवाया उससे उतना ही रुपये मिल जाएगा पूरा। तो बैंक ड्राफ्ट एक प्रपत्र होता है जिसे कोषों के हस्तांतरण के लिए प्रयोग किया जाता है। बैंक ड्राफ्ट बैंक की एक ब्रांच द्वारा उसी बैंक की अन्य ब्रांच या किसी अन्य बैंक की ब्रांच, उसी बैंक की ब्रांच होनी चाहिए या किसी अन्य बैंक की ब्रांच, यदि दोनों में से कोई ऐसा अनुबंध है, पर लिखा जाता है जिसमें यह आदेश दिया जाता है कि उस व्यक्ति को जिसका नाम ड्राफ्ट पर लिखा गया है अथवा उसके आदेश पर एक निर्दिष्ट धन राशि का भुगतान कर दिया जाए, कि जो उस पर नाम लिखा है उस व्यक्ति को जितना अमाउंट लिखा है उसका भुगतान उस व्यक्ति को कर दिया जाए। बैंकर्स चेक अथवा भुगतान चेक, ये बैंक ड्राफ्ट की भांति ही होता है। बैंकर्स चेक जो होता है एक बैंक ड्राफ्ट की भांति ही होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसा ड्राफ्ट है जिसका भुगतान केवल उसी शहर में किया जाएगा, कि बैंकर्स चेक जो होता है इसका भुगतान सिर्फ उसी शहर में किया जाएगा जिस शहर में या जिस ब्रांच के नाम लिखा गया उस शहर की ब्रांच में ही होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएं क्या है,
बैंक व्यवहारों में कंप्यूटर व इंटरनेट के प्रयोग को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग किसे कहते हैं, सिंपल वर्डों में समझ लो कि बैंक के व्यवहारों में जो कंप्यूटर का चलन हुआ है, इंटरनेट का जो चलन हुआ है, इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। इस सेवा के कारण अब ग्राहकों को बैंक से लेन देन करने के लिए हर समय बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। अब हमें बैंक से अगर पैसा किसी को पैसा देना है तो हमें बैंक से पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं, उसका अकाउंट नंबर लो और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम क्या है उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आजकल तो फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो इनके माध्यम से पैसा हम इधर उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमें ना बैंक जाने की ज़रूरत होती है, ना पैसा निकालने की ज़रूरत होती है। बस हमने गूगल पे अकाउंट बनाया, पेटीएम पे अकाउंट बनाया, उसके माध्यम से बैंक का अकाउंट लिंक करा और पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। बाकी प्रोसेस आप सभी जानते हो क्या करना होता है। लेन देन करने के लिए हर समय बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि 24 घंटे कहीं भी बैठे हुए कंप्यूटर व इंटरनेट की सहायता से बैंक से लेन देन करना संभव है। मुख्य बैंकिंग सेवाएं निम्नलिखित हैं। मुख्य बैंकिंग सेवाएं क्या क्या हैं देख लो। ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र प्रणाली। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र प्रणाली को ये ऑनलाइन माध्यम से पैसे को ट्रांसफ़र करना है। इस प्रणाली के अंतर्गत इंटरनेट के माध्यम से रुपया एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः संस्थाओं के द्वारा अपने कर्मचारियों के खातों में मजदूरी वेतन हस्तांतरण करने के लिए किया जाता है। जैसे आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हो तो आपकी एक सैलरी सीधे अकाउंट में जो पे करते हैं, वो इसी का एक एग्जाम्पल है। स्वचालित टेलर मशीन को हम जानते हैं। स्वचालित टेलर में ऑटोमेटिक टेलर मशीन को हम ATM के लिए ये नाम यूज किया जाता है। तो ATM एक ऐसी स्वचालित मशीन है जिसमें कार्ड डालने तथा अपनी व्यक्तिगत पहचान संख्या, एक 4 अंकों की पहचान संख्या होती है, कार्ड डालने को वो डालना पड़ता है। पर्सनल आइडेंटिटी नंबर पिन टाइप करने से रुपया निकाला तथा जमा करवाया जा सकता है। ये मशीन 24 घंटे काम करती है। अब ATM से पैसा हम निकाल भी सकते हैं और जमा भी करने की सुविधा अब हमें मिलना शुरू हो गई है। डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड बैंक के ग्राहकों को उसकी बैंक में जमा राशि के बदले में जारी किया जाता है। जब हम सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो हमें एक डेबिट कार्ड मिलता है जिससे हम ATM कहते हैं। ठीक है, ATM कार्ड कहते हैं। वो हमें पैसा निकालने जमा करने की सुविधा मिलती है बिना बैंक के गए। ग्राहक इसके आधार पर माल सेवा के विक्रेता को तुरंत भुगतान कर सकता है यदि विक्रेता के पास टर्मिनल सुविधा उपलब्ध है। और इसके माध्यम से क्या हम कहीं भी कहते हैं ना, जो शॉपिंग वगैरह जाते हैं तो शॉपिंग मॉल्स में हम टैप करके उस कार्ड को वहाँ स्कैन करके, ठीक है, पेमेंट कर देते हैं। तो कहीं भी आप उससे पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक उधार खाता होता है, उसका हमें कार्ड दे दिया जाता है और क्या है 50 दिन के मतलब 1 महीने के अंदर हमें पैसा रिटर्न करना होता है। उस दौरान हमसे कोई भी उस पर ब्याज वगैरह नहीं लिया जाता। अगर हम लेट हो जाते हैं तो हम पे उस पर पेनल्टी वगैरह की फ़ीस पड़ती है। तो क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट आप जानते हो उधारी, तो क्रेडिट कार्ड मिल जाता है उधारी खाता का क्रेडिट कार्ड। उसकी एक लिमिट होती है, उतनी लिमिट तक आप खर्च कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड बैंक अपने उन ग्राहकों को जारी करता है जिनकी साख बैंक की नज़रों में बहुत अच्छी होती है। तो क्रेडिट बैंक उसी व्यक्ति को देती है, सिंपल सी बात है, क्रेडिट उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी साख बहुत अच्छी होती है। ठीक, मतलब बैंक के साथ लेन देन बहुत अच्छा रहता है। ठीक, कभी कोई बाउंसिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अगर उन्होंने कोई लोन वगैरह लिया है उसी को क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है। यह एक प्रकार में अधिविकर्ष सुविधा होती है। यह भी एक प्रकार की अधिविकर्ष सुविधा होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा होती है। इस कार्ड की सहायता से कार्ड का धारक उधार माल सेवा खरीद सकता है तथा इस प्रकार प्रयोग की गई राशि को बैंक के समझौते के अनुसार जमा करवाता है। तो 50 दिन का टाइमिंग मिलता है। ठीक है, मतलब 1 महीने का वो, 15 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, उसके अंडर आपको जमा करना होता है। टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग क्या होती है? मोबाइल के माध्यम से हम ये करते हैं। इस सुविधा के अंतर्गत बैंक का ग्राहक फ़ोन पर किसी भी समय अपने खाते का शेष व कुछ अंतिम व्यवहारों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। मतलब अपने जो है खाते की मोबाइल के माध्यम से एक पिन मिलता है। ठीक है, उस पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उससे हम मोबाइल टेली बैंकिंग के माध्यम से अपना बैलेंस वगैरह जान सकते हैं। कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग क्या है? इस बैंकिंग पद्धति का पूरा नाम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। ठीक है, CBC। इस पद्धति में ग्राहक एक विशेष ब्रांच, केवल वह ब्रांच जिसमें CBC सुविधा उपलब्ध है, में खाता खोलकर पूरे देश में उस बैंक की किसी भी CBC ब्रांच में जाकर व्यवहार ट्रांजैक्शन कर सकता है। CBC ब्रांच ग्राहक के लिए यह अर्थहीन है कि वह किसी CBC ब्रांच का ग्राहक है। यानी ये जो CBC का मतलब है कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन, मतलब ऑनलाइन
सुविधा जो है मतलब अब उससे जोड़ दिया गया है सारी बैंकिंग सुविधा को। तो जहाँ भी ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा है तो वहाँ पे कि उस बैंक की ब्रांच में कहीं भी जाके किसी भी जगह अपने देश में या कहीं भी अगर उस बैंक की ब्रांच है तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, ये CBC की फैसिलिटी है। उसमें रियल टाइम सेटलमेंट, और रियल टाइम सेटलमेंट क्या है? RTGS कि तुरंत समग्र निपटान प्रणाली। RTS कोषों के हस्तांतरण, RTS कोषों के हस्तांतरण की प्रक्रिया है। तो कोषों का मतलब पैसों का हस्तांतरण की प्रक्रिया है जिसमें एक बैंक खाते में दूसरे बैंक खाते में धन का हस्तांतरण तुरंत हो जाता है। क्या RTS में तुरंत हो जाता है। रियल टाइम सेटलमेंट जो है RTGS तुरंत हो जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत RTGS के व्यावसायिक घंटों में कंप्यूटर के माध्यम से लेन देन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। व्यावसायिक घंटे मतलब वर्किंग टाइम की बात की जा रही है। ठीक है, अब राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यह कोष हस्तांतरण का अत्यंत सुरक्षित, विश्वसनीय, तेज एवं मितव्ययी साधन है। इस योजना के अंतर्गत दो पक्षों के मध्य कोषों का हस्तांतरण इलेक्ट्रॉनिक निर्देश के द्वारा होता है। इसमें निश्चित समय अंतराल के पश्चात समूह में, मतलब जो नेफ्ट होता है इसमें हम समूह में करते हैं। ठीक है, समूह में करते हैं, निश्चित टाइम अंतराल में करते हैं। ठीक है, लेन देन का निपटारा किया जाता है। अंतर्गत सोमवार से शुक्रवार दिन में 6 बार, और दिन में हम 6 बार ही कर सकते हैं, 9:30 से 12 बजे तक और 1 से 3 बजे तक या 4 बजे तक। ठीक है, तथा शनिवार को हम दिन में 3 बार कर सकते हैं, 9 से 10, साढ़े 10 तक, 9:30 से 10:30 तक व दोपहर में 12 बजे तक कोषों का हस्तांतरण किया जा सकता है। नेफ्ट में ये लिमिटेशन होती है। ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से ग्राहकों को लाभ। यह ग्राहकों को 24 घंटे एवं 365 दिन बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक है। जो ई बैंकिंग है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, ये 24 घंटे 365 दिन हमें सुविधा उपलब्ध कराती है। यह प्रत्येक व्यवहार का रिकॉर्ड रखने का कारण वित्तीय अनुशासन की भावना के विकास में सहायता करती है। यानी ये प्रत्येक व्यवहार का रिकॉर्ड रखती है, इसलिए ये वित्तीय अनुशासन की भावना के विकास में सहायता करती है। ये ग्राहकों को कुछ व्यवहार या घर या दफ्तर से या यात्रा करते समय मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी करने की सुविधा प्रदान करती है। मतलब आज के टाइम में तो अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और नेट का कनेक्शन है आपके पास, तो आप कहीं भी अगर आप बैंक की ऑनलाइन सुविधा ले सकते हैं। कहीं भी बैठे बैठे आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को भी पैसा अपना एक खाते से दूसरे खाते में जमा कर सकते हैं। फिर 4th है, नकदी लेकर यात्रा करने से बचाकर यह ग्राहकों को अधिक सुरक्षा उपलब्ध कराता है। आज के टाइम क्या है, खाली जेब चल दो अगर आपके पास फ़ोन है तो, ठीक है, कहीं भी जाके कुछ भी खरीद सकते हो। ठीक है, बाकी कहानी आप सबको आगे पता है। फ़ोनपे, पेटीएम, कितनी ऐपें चल गई हैं, उनके माध्यम से आप पेमेंट कर देते हो। ठीक है, एक बारकोड स्कैन करो और पेमेंट कर दिया। ई बैंकिंग, अभी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से ग्राहकों को लाभ थे, अब यह ई बैंकिंग से बैंकों को लाभ। बैंकों को क्या लाभ? ये तो ग्राहकों को लाभ थे, बैंकों को केंद्रीकृत डाटाबेस शाखाओं के कार्यभार को घटाना चाहते हैं। अब पहले अननेसेसरी जो निकालना है पैसा उसकी भी लाइन लगी है, जमा करना है उसकी भी लाइन लगी है, इंक्वायरी करनी है उसकी भी लाइन लगी है, मतलब अजीब दुनिया भर की। अब केवल जिससे सिर्फ कोई बैंक के साथ व्यवहार नहीं, कार्रवाई करनी हो, कोई कागजी कार्रवाई करनी हो तभी जाना पड़ता है, अदरवाइज जाने की ज़रूरत नहीं है। पैसा निकालना है तो अगर कि भाई बैंक हमें उसका अकाउंट नंबर पता था, हम उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूर है व्यक्ति तो वहाँ किसी व्यक्ति जाने की ज़रूरत नहीं, बैंक ऑनलाइन माध्यम से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो। तो ये बैंक का क्या है, वहाँ पे अननेसेसरी बर्डन कम हो गया। ठीक है, ये बैंकों को प्रतियोगात्मक लाभ प्रदान करती है, और बैंकों को प्रतियोगात्मक मतलब कॉम्पिटिशन का लाभ प्रदान करती है। ये बैंकों का असीमित नेटवर्क उपलब्ध कराती है, और ये बैंकों को असीमित नेटवर्क उपलब्ध कराने का काम करती है। RTGS और NEFT में अंतर, अब इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि RTGS और नेफ्ट में अंतर क्या है। तो
आरटीजीएस में एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन का हस्तांतरण तुरंत किया जाता है। देखो आरटीजीएस का ध्यान रखना, इसमें तुरंत कर दिया जाता है, ठीक है, तुरंत। जबकि एनईएफटी में धन का हस्तांतरण निश्चित समय, एनईएफटी में निश्चित समय अंतराल के बाद वो भी समूह में किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारी इसमें बात हो गई। अब आरटीजीएस का हमारा क्या था, रियल टाइम सेटलमेंट था, फुल फॉर्म नेफ्ट की नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर था, ठीक है। अब दूसरा है 2 लाख से ज़्यादा कोषों का हस्तांतरण आरटीजीएस द्वारा किया। 2 लाख से मतलब 2 लाख से ऊपर जो होगा वो आरटीजीएस किया जाएगा, जबकि 2 लाख से कम कोषों का हस्तांतरण एनईएफटी में किया है। 2 लाख से कम का जो हस्तांतरण किया जाता है वो एनईएफटी द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो एनईएफटी में 2 लाख से कम वाला और आरटीजीएस में 2 लाख से ज़्यादा वाला, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाते हैं बीमा, इंश्योरेंस। बीमा का अर्थ, बीमा एक प्रकार का अनुबंध है। बीमा एक प्रकार का अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंतर्गत एक पक्षकार बीमा करता है, बीमा कंपनी किसी दूसरे पक्षकार बीमित को एक प्रतिफल बीमा प्रीमियम के बदले में किसी अप्रत्याशित घटना के फलस्वरूप होने वाली उस हानि या क्षति या टूट फूट की भरपाई के लिए एक तयशुदा राशि देने के लिए सहमत होता है, जिसमें बीमित व्यक्ति का वित्तीय हित होता है। बीमा का अर्थ क्या है कि भाई रिस्क वेयर करना, मतलब अपना रिस्क मैंने क्या कि दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को। अगर मेरा ये लॉस होता है इसमें भाई ट्रैवल में या कहीं जो जैसा भी मैंने बीमा लिया है, ठीक है, तो उस दौरान वो रिस्क कौन वेयर करेगा, वो थर्ड पर्सन वेयर करेगा, जिसने उसके लिए प्रतिबंध किया है मेरे साथ, अनुबंध किया, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई अगर आपको मतलब रास्ते में जाते हुए कोई दिक्कत होती है, आपका माल डैमेज होता है, कुछ होता है, तो इसका मैं टूट फूट क्षतिपूर्ति की भरपाई करूँगा, एक तयशुदा राशि जो जिस पे हम सहमत हुए हैं उस पे बीमित व्यक्ति को। तो इसमें हमें क्या मिल जाती है, वित्तीय सहायता मिल जाती है, मतलब वित्तीय हित हो जाता है हमारा उसमें कि हम अब टेंशन फ्री होके अपना जो माल है या कुछ भी है उसे कहीं भी हम भेज सकते हैं, ठीक है, इस तरीके का। या हमने मकान बनवाया, मकान का बीमा करवा लिया, भाई अगर इन फ्यूचर कोई दिक्कत हुई तो भूकंप के कारण टूटा फूटा तो हमें उसके कुछ अमाउंट मिल जाएगा, जिससे हम फिर से उसे रिपेयर कर सकेंगे। तो ये चीज़ होती है। अब परम सद विश्वास का सिद्धांत, परम सद विश्वास का सिद्धांत क्या है कि बीमा अनुबंध बीमा करता तथा बीमित के बीच पारस्परिक विश्वास तथा भरोसे पर निर्भर होते हैं। भाई कोई भी जो बीमा करवाता है उसमें देखो एक तो परस्पर विश्वास और भरोसा ही होता है, ठीक है। हर बीमा अनुबंध की यह शर्त है कि दोनों पक्षकार बीमा करता और बीमित सारी जानकारी एक दूसरे को दे दे। अब बीमा अगर करवा रहे हो, किसी व्यक्ति का आपने बीमा करवाया है, तो आपको सारी बात सच बतानी ज़रूरी होती है। मान लो आपने जिस व्यक्ति का बीमा करवाया कि साथ 2 करोड़ का बीमा करवा दिया, कुछ टाइम बाद जब ये मरेगा तो आपको क्या है 2 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। अब आपने इस लालच में करा दिया कि भाई ये मरने वाला तो है, कैंसर वैंसर है, मर ही जाएगा, तो इसका बीमा करा देना है, कुछ टाइम में से मरना है, ये 2 करोड़ रुपये मिल जाए। तो अगर बीमा कंपनी को ये पता लगा कि इसे पहले से कैंसर था, आपने ये चीज़ नहीं खोली, तो आपको कोई पैसा नहीं देगी, ऊपर से आपको क्या है भाई कानूनी कार्रवाई से और गुजरना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ पे क्या भरोसा, जो बात करी जाती है पारस्परिक विश्वास भरोसे की, वो आपने वहाँ पे डिनाई कर दिया था, ठीक है। कि इसलिए भैया सारी चीज़ बीमा कंपनी वाले सारी जानकारी लेने के बाद ही करते हैं, एक दूसरे को दे, जिससे उसके अनुबंध में शामिल होने का निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कैंसर है तो उसका नहीं, उसका भी होता है, लेकिन टर्म्स कंडीशन फिर आपकी जो ये प्रीमियम वगैरह होता है वो चेंज हो जाता है, वो उसकी स्लैबें चेंज हो जाती हैं, लेकिन आप जो भी है क्लियर बता दीजिए। फिर बीमा योग्य हित। अब बीमा योग्य हित इसका अर्थ है कि बीमा अनुबंध को विषय वस्तु में कोई आर्थिक हित होना, कह रहे हैं बीमा जो है अनुबंध का विषय वस्तु में कोई आर्थिक हित होना, मतलब उसी का होगा जिसमें कोई आर्थिक हित हो। बीमा योग्य हित का होना किसी भी बीमा अनुबंध की अनिवार्य पूर्व शर्त है कि भाई बीमा योग्य हित का होना किसी भी बीमा अनुबंध की अनिवार्य पूर्व शर्त है। बीमा की गई वस्तु में उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उस वस्तु के बने रहने से उसे लाभ होगा। मतलब बीमा करने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति बीमा करा रहा हो उस वस्तु या उस चीज़ के होने से उस व्यक्ति का लाभ हो, ठीक है, उसके मतलब डिस्ट्रॉय या ख़त्म या नष्ट होने से लाभ ना हो, ठीक है। इसीलिए बीमा योग्य हित होना चाहिए जिसका वो बीमा करा रहा है, ठीक है। कि भाई मान लो किसी ने अपने हस्बैंड वाइफ का बीमा करा दिया, वाइफ का बीमा कराया, तो भाई उसमें उसका पक्ष के
ऐसा नहीं है कि मतलब इस लालच से कराया कि कल कोई मर जाए और मुझे पैसा मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ इसीलिए कहा गया बीमा योग्य हित। वस्तु के बने रहने से उसे लाभ होगा और नष्ट होने से हानि होगी। व्यापारी का अपने घर, ठीक है, व्यापारी का अपने घर, स्टॉक, अपनी पत्नी तथा बच्चों के जीवन आदि में बीमा योग्य हित। तो यहाँ पे वही बात आगे देखिए, ठीक है। व्यापारी का अपने घर, ऐसा वो ये तो नहीं चाहेगा कि मेरा घर भाई गिर जाए, टूट जाए, ठीक है। मतलब उनने वो इसलिए कर रखा है इन केस कोई कैजुअलिटी हो जाए, ठीक है, उसके लिए स्टॉक, अपने घर, अपनी पत्नी तथा बच्चों का बीमा, ठीक है। क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति सिद्धांत जीवन बीमा के अतिरिक्त अन्य सभी बीमा अनुबंधों पर लागू होता है। जो क्षतिपूर्ति की बात की जा रही है वो जीवन बीमा को छोड़ करके बाकी जितने भी जनरल इंश्योरेंस होते हैं सब पर लागू होता है। इसका जीवन बीमा पर लागू न होने का कारण है, देखो जीवन बीमा पर क्यों लागू नहीं होता, इसका एक कारण है कि जीवन बीमा में क्षति का अनुमान नहीं लगाया जाता। क्योंकि जीवन बीमा किसी की मृत्यु हो गई तो उसमें क्षति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, लाया जाता है। इन बीमा अनुबंधों का उद्देश्य बीमा कराने वाले को उसकी वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति करना होता है। तो बीमा अनुबंधों का उद्देश्य क्या होता है, बीमा कराने वाले को उसकी वास्तविक जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति कराना होता है। अब इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अगर बाइक हो गया, आपके पास 4 व्हीलर होती है तो उसका जब भी कहीं डेंट वेंट लगता है, एक्सीडेंट होता है, तो क्या है, आपने बीमा ले रखा है, आप वहाँ जाते हो, बस कागजी कार्रवाई थोड़ी बहुत करते हो और वहाँ पर आपकी गाड़ी बिल्कुल पहले जैसी न्यू हो जाती है और वो बीमा कंपनी उसका पेमेंट कर देती है, ठीक है। लेकिन अब इंसान का ऐसा नहीं है कि भाई, इसलिए इसमें ये कहा गया है कि जीवन बीमा के अतिरिक्त बाकी सब में, ठीक है, क्षतिपूर्ति लागू होती है, जीवन बीमा नहीं होती कि अगर आप वो पेमेंट कर देगी तो आपका इंसान वापस आएगा, ऐसा होता है, नहीं होता। इसीलिए इसमें कहा है जीवन बीमा को छोड़ो बाकी सब में क्षतिपूर्ति सिद्धांत लागू होता है। निकटतम कारण बीमाकर्ता पर हानि का दायित्व तभी आता है जब उस हानि का सबसे नज़दीकी कारण वही जोखिम हो जिसका बीमा कराया जाता है। यदि हानि किसी अन्य कारण से होती है तो बीमाकर्ता मुआवजा के लिए बाध्य नहीं है। एक से मामलों में बीमाकर्ता को दायित्व निर्धारित करने के लिए निकटतम कारण पर विचार किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे कहा गया है कि निकटतम कारण का मतलब है कि बीमाकर्ता का दायित्व तभी बनेगा जब जो टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार जब उन्होंने बीमा करा था, ठीक है, उस समय जो कंडीशंस बताई गई थी उनके अनुसार ही होता है। अगर उससे अदर जाके होता, बियॉन्ड जाके, तो उसका दायित्व नहीं बनता है, ठीक है। मान लो किसी का जीवन बीमा कराया था तो उसमें क्या है, एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल मृत्यु हो गई, तो उस कारण पे आपको भाई जो अमाउंट समय शॉर्ट था वो आपका अमाउंट मिलने की बात कही गई थी। लेकिन अगर उसने सुसाइड कर लिया और ये प्रूव हो जाता है तो आपको एक भी रुपये कंपनी देने के लिए बाध्य नहीं होगी, ठीक है। तो ये मतलब जो कारण उसमें बताए गए हैं, भाई नेचुरल मृत्यु हो, एक्सीडेंट हो, ठीक है, पार्शियल डिसेबिलिटी हो, तो आपको इतना इतना रुपये मिलेगा उन कंडीशन। अगर इसके बियॉन्ड जाके, क्योंकि वो चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, आप पूछते हो, आप नॉलेज रखते हो तभी आपको बताएगा, नहीं तो सिर्फ वो बताएगा कि भाई इन कारणों से आपको पैसा मिलेगा अगर ये होता है, ठीक है। तो इसलिए कभी बीमा लेते समय हमें क्या है, पूरा एनालाइज कर लेना चाहिए। अधिकार समर्पण की बात की जा रही है, ठीक है। फिर क्या है अधिकार समर्पण, कि यह सिद्धांत उन सभी बीमा अनुबंधों पर लागू होता है जो क्षतिपूर्ति के अनुबंध हो। इसके अनुसार जब बीमा कंपनी किसी क्षति से संबंधित दावे का भुगतान कर देती है तो क्षतिग्रस्त संपत्ति समेत सभी अधिकार बीमा कंपनी को हस्तांतरित किया जाता है। इसका एग्जांपल ये है कि कभी आपने देखा कि कहते हैं फुल डैमेज, आपकी कार वगैरह है फुल डैमेज हो गई, कि रिपेयर होने की कंडीशन में नहीं है, तो कंपनी आपको जो भी भाई उसका आपका रुपया बना, मतलब बीमा के अनुसार जो वो वैल्यूएशन करेगी उसके अनुसार आपको पेमेंट दे देगी। और जो वो बचा, मतलब कबाड़ी बचा, आपका जो भी गाड़ी टूटी फूटी है वो क्या है अपने अंडर में ले लेगी, मतलब उस पर अधिकार अब तुम्हारा नहीं रहेगा, बीमा कंपनी का हो जाएगा। तो इसे अधिकार समर्पण कहते हैं कि उसके बदले उन्होंने अपना जो भी दायित्व उसका बना वो आपको पे कर दिया। अंशदान, यदि कोई व्यक्ति अपनी वस्तु का एक से अधिक बीमा कंपनियों से बीमा करा लेता है, ठीक है, एक से अधिक, मतलब हमारी एक चीज़ का, मतलब एक हमारा मकान उसका हमने बीमा 4-5 कंपनियों से, 2 कंपनियों से ले लिया, ठीक है, एक दूसरी कंपनी को हमने नहीं बताया, ठीक है। तो क्षति होने पर सभी कंपनियां हानि को अलग अलग पूरा करेंगी। भुगतान तो सभी कंपनियों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन एक विशेष अनुपात में होगा और भुगतान की कुल राशि कुल हानि से अधिक नहीं होगी। तो भुगतान की कुल राशि कुल हानि से अधिक नहीं होने का मतलब ये है कि भाई जो भी आपने 2 कंपनी से लिया तो वो दोनों कंपनी मिल कर के, मान लो 1 लाख रुपये बनता है तो 50-50 हज़ार रुपये पे करेंगे। आप सोचो कि सबसे अलग अलग मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हानि को कम करना कि बीमित का यह कर्तव्य है कि बीमाकृत संपत्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाने की स्थिति में हानि की राशि को न्यूनतम रखने के लिए सभी उचित उपाय करें।
कि बीमित का कर्तव्य क्या है कि बीमाकृत कंपनी संपत्ति के साथ कोई दुर्घटना अगर हो जाती है तो उस स्थिति में हानि की राशि को न्यूनतम रखने की कोशिश की जाती है, उचित उपाय करे जाते हैं। ऐसा ना करने की स्थिति में उसका दावा अस्वीकृत हो सकता है कि भाई जो एक्चुअल जो आपकी बन रहा है अमाउंट उसके अनुसार ही आपका दावा स्वीकृत किया जाता है। अब बीमा के प्रकार, तो बीमा के प्रकार जनरली हम बात करेंगे, दो तरीके होते हैं, जीवन बीमा और सामान्य बीमा। ठीक है, जीवन बीमा आप जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस जो आता है LIC वगैरह आ जाता है। ठीक है, अब सामान्य बीमा हमारे एक तो अग्नि बीमा आ जाता है, ठीक है, फिर समुद्री बीमा आ जाता है, मैरिन इंश्योरेंस कहते हैं इसे, फिर विविध बीमा, फसल, पशु, मोटर वाहन, स्वास्थ्य, जनरल बीमा, मतलब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जीवन बीमा। जीवन बीमा की अवधारणा, इसके अंतर्गत बीमे की राशि का भुगतान पॉलिसी की अवधि समाप्त होने पर अथवा पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर, इसमें से जो भी पहले आती है, भाई पॉलिसी की अवधि पूर्ण हो जाए या व्यक्ति की मृत्यु है, जो भी पहले आएगी इसमें से जो पहले आ जाती है किया जाता है। यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी परिपक्व होने तक जीवित रहता है तो बीमा की राशि उसे मिल जाती है, परंतु पॉलिसी की अवधि समाप्त होने पर पहले यदि मृत्यु हो जाती है तो बीमे की राशि उसके परिवार को मिल जाती है। बीमा कंपनी किसी व्यक्ति के जीवन का बीमा एक प्रीमियम के बदले में करती है, जिसका भुगतान एक मुश्त या समय समय पर किस्तों में किया जा सकता है, जैसे वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक। आप पहले ही पढ़ चुके हो वार्षिक, त्रैमासिक जो भुगतान, जैसी भी आपने प्रीमियम की सुविधा ली होगी। ठीक है, तो इसमें बस ये ध्यान रखना है, जीवन बीमा हमारा जो होता है लाइफ इंश्योरेंस का किसी व्यक्ति का किया जाता है, और इसमें भाई या फिर पॉलिसी जितने टाइम तक की वो पहले आ जाए या फिर वो व्यक्ति की मृत्यु है, जो भी पहले आएगी उस टाइम पे आपका क्या पेमेंट कर दिया जाता है। जीवन बीमा पॉलिसी के प्रकार, अब जीवन बीमा पॉलिसी के प्रकार क्या हैं? पूर्ण जीवन पॉलिसी, मतलब इसे होल लाइफ कहते हैं, कि होल लाइफ मतलब लगभग वही मानी जाती है आपकी जो स्टैंडर्ड लाइफ होती है, भाई 60, 70, 80 जो भी माने। ठीक है, कंपनी के ऊपर वेरी करता है। इसके अंतर्गत बीमाकृत राशि का भुगतान बीमित की मृत्यु से पहले नहीं किया जाता। कहीं इसके अंतर्गत जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी तब तक उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। इन बीमा पत्रों में करें, इन बीमा पत्रों में प्रीमियम की दर बहुत कम होती है। जो होल लाइफ ली जाती है, जितनी जल्दी आप ले लोगे उतनी आपकी प्रीमियम कम होगी, और ये आपकी जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक तो आपको भुगतान ही करना है, मतलब इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, आपके फैमिली मेम्बर्स को मिलता है। ठीक है, बंदोबस्त जीवन बीमा पॉलिसी, होल लाइफ ज़्यादातर वो व्यक्ति लेते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं जिनके ऊपर, जैसे भाई मैं अपने 20 बच्चों के लिए होल लाइफ जीवन बीमा पॉलिसी ले लूँगा कि जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मैं नहीं रहा तो उस दिन ये पैसा मिल जाएगा, वो इससे काम चला लेंगे अपने, जो शादी वगैरह करनी है बच्चों की। बंदोबस्त जीवन बीमा पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमाकर्ता बीमित को या उसके द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारियों को उसके एक निर्धारित उम्र तक पहुंचने पर यह उसकी मृत्यु पर जो भी पहले हो राशि अदा करने का वादा करता है। बंदोबस्त क्या है कि ये शादी वगैरह के, भाई बच्चा 18 साल हो गया शादी कर देंगे, या कोई हम हायर एजुकेशन, कोई एजुकेशन में उसे कराना है कोई कोर्स, तो उसके लिए कराते हैं ज़्यादातर लोग आग, तो उसकी मतलब भाई 18 साल का हो जाएगा तब मिल जाएगा, या अगर बीच में मृत्यु हो जाती है तब मिल जाता है। ठीक है, तो इसे बंदोबस्ती जीवन बीमा कहते हैं। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी क्या है? जॉइंट इंश्योरेंस पॉलिसी। इस पॉलिसी में 2 या 2 से अधिक जीवनों का बीमा एक साथ होता है। पॉलिसी की राशि उनमें से किसी की भी मृत्यु पर उत्तरजीवी अथवा उत्तरजीवियों को दे होती है। अब इसमें क्या है कि मतलब हमारी जो फैमिली है, भाई बीवी बच्चे में, हमने संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी करा ली। ठीक है, अब उसमें क्या अगर किसी की भी हो जाती मृत्यु वगैरह तो क्या है, ये पॉलिसी हमें मैच्योर हो जाएगी, इसे हम कहते हैं संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। वार्षिकी की बात की जा रही है। इसके अंतर्गत बीमित के किसी निर्धारित आयु तक पहुंच जाने के बाद राशि मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक किस्तों में देय होती है। यह पॉलिसी उन लोगों के लिए उपयोगी जो कुछ अवधि के बाद अपने आश्रितों के लिए एक नियमित आय प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। वार्षिकी बोलते हैं इसे, और हम मनी बैक भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसमें क्या है, एक टाइम पीरियड होता है कि इतने साल आप पे करने के बाद आपको एज ए पेंशन की तरह ये राशि कुछ राशि आपको मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, बाल बंदोबस्ती पॉलिसी। बाल बंदोबस्ती पॉलिसी क्या है? चाइल्ड एंडोर्समेंट प्लान। ये पॉलिसी बच्चों की शिक्षा और विवाह के खर्च के लिए उद्देश्य से ली जाती है। ठीक है, बच्चे एक निर्धारित आयु तक पहुंच जाने पर बीमाकर्ता एक निश्चित राशि का भुगतान करने को सहमत हो जाता है कि इसमें वही 18 साल का हो जाएगा तो उसकी भाई
विवाह वगैरह या शिक्षा के लिए कराया जाता है। जो आपने अभी बंदोबस्त जीवन बीमा पॉलिसी पढ़ी थी उसी का ये दूसरा रूप है। अब सामान्य बीमा, जनरल बीमा की बात कर लेते हैं। जनरल बीमा, ये तो जीवन बीमा चल रहे थे। जीवन बीमा में हमारी कितने तरीके हो गई, 5 तरीके की हो गई पॉलिसीज। होल लाइफ, ठीक है, जिसे हम संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी, बंदोबस्त जीवन बीमा पॉलिसी हो गया, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी हो गया, वार्षिकी हो गया जिसे हम मनी बैग भी कहते हैं, बाल बंदोबस्ती पॉलिसी हो गई, ठीक है। अब सामान्य जनरल बीमा जैसे अग्नि बीमा, यह बीमा अग्नि से क्षति के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यदि बीमित की संपत्ति को अग्नि के कारण क्षति पहुंचती है तो उसे बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति के रूप में क्षतिग्रस्त संपत्ति का मूल्य प्राप्त हो जाएगा, परंतु यदि संपत्ति को बीमा अवधि में अग्नि से कोई क्षति न हो तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसा सेवा के लिए बीमा कंपनी प्रीमियम लेती है। विशेषता परम नेकीयता, भाई परम नेकीयता का मतलब है कि मेरी जो इसमें जो नीयत है वो नेक होनी चाहिए। क्षतिपूर्ति का अनुबंध, जितनी क्षतिपूर्ति हो उसके अनुसार। बीमित विषय, जो बीमित विषय उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन में। वस्तु में बीमा योग्य हित, और वस्तु में बीमा योग्य हित का मतलब होता है कि मेरे लिए ये सही होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बशर्ते बिगड़ने से, ठीक है। और 5वां है निकटतम कारण, जो भी इसका मिलता जुलता निकटतम कारण होगा उसके आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाए। ये वर्ष प्रति वर्ष का अनुबंध है। वर्ष बीत जाने के बाद यह प्रायः समाप्त हो जाता है और रियायती दिनों के भीतर प्रीमियम अदा करके इसका नवीनीकरण किया जाता है। ये जो होती है अग्नि बीमा जो होती है हमारी 1 साल के लिए की जाती है। इसमें क्या है कि जैसे हम जो पैसा जमा कर रहे हैं 1 साल के अंदर कोई कांड होता है तो हमें पैसा इसका मिलेगा, ठीक है। और जो भी इसकी शर्तें हैं, ठीक है, उसके आधार पर वो आप पीछे हर बीमे में बात कही जा रही है। परम नेकीयता कि मेरी नीयत ठीक होनी चाहिए, ये नहीं कि मुझे बीमा करा रहा है और कल को आग लगा देनी है। क्षतिपूर्ति का अनुबंध, जितनी क्षति हुई उसके अनुसार। फिर बीमित विषय जो उसमें बताया गया उसके अकॉर्डिंग ही कंडीशन होनी चाहिए। वस्तु में बीमा योग्य हित होने की, वस्तु में बीमा योग्य हित का मतलब है कि भाई ये वस्तु अगर सही है तो वो मेरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बशर्ते आग लग जाए, ठीक है। तो वो बात कही जा रही है। 5वां निकटतम कारण, जो उनमें से है जो बताए गए हैं, ठीक है। तो ये वर्ष प्रति वर्ष अनुबंध के आधार पर किया जाता है। तो इसमें प्रति वर्ष रिन्यूअल होता है, ठीक है। तो जो पैसा 1 साल में हमने जमा करा अगर उस दौरान कोई कांड हुआ तो हमें मिल जाएगा उसका बेनिफिट, और नहीं हुआ तो वो हमारा ख़त्म। फिर अगले साल हमें दूसरा रिन्यूअल करा के फिर से जमा करना। मतलब उसका ये नहीं कि एक समय के बाद हमें पैसा इकट्ठा होकर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर समुद्री बीमा, जिसे मैरीन इंश्योरेंस भी कहते हैं। विदेशी व्यापार में समुद्र परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो विदेशी व्यापार हम करते हैं ज़्यादा वो समुद्री मार्ग से ज़्यादा होते हैं। समुद्री यात्रा के दौरान जहाज एवं उसमें रखे गए माल की अत्यधिक जोखिम होती है कि जो समुद्र की यात्रा के दौरान जो माल हम जहाज़ों के, पानी के जहाज़ों से भेजते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो उसमें क्या है जैसे तूफ़ान आ गया, आंधी आ गई, तूफ़ान मतलब ये आने के कारण क्या है माल डूबने का जोखिम बहुत अधिक रहता है। तो उसी के लिए हम क्या समुद्री बीमा करते हैं, मैरीन इंश्योरेंस। समुद्री बीमा ऐसे जोखिमों के विरुद्ध कवच प्रदान करता है। बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करके व्यवसायी अपने माल तथा जहाज का मालिक अपने जहाज का बीमा करवा सकता है। समुद्री बीमा 3 प्रकार का होता है। समुद्री बीमा भी 3 प्रकार का होता है, जहाज का बीमा, माल का बीमा, भाड़े का बीमा। तो देखो जहाज का बीमा हो जाएगा, पूरे जहाज का ही हो गया, ठीक है। फिर माल का बीमा हो गया, केवल जो जहाज में जो माल है उसका बीमा, और भाड़े का बीमा कि भाई जो उसका भाड़ा है उसका बीमा। तो ये समुद्री बीमे जो होते हैं 3 तरीके होते हैं, जहाजी बीमा, माल का बीमा और भाड़े का बीमा। अन्य जोखिमों का बीमा, विविध बीमा, ठीक है। अब अन्य क्या है, स्वास्थ्य बीमा, ठीक है, बहुत चल रहा है ये भी। स्वास्थ्य में कोविड टाइम में तो बहुत ही चला है, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं, ये आजकल लोकप्रिय होता जाता है। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, कोई हमें क्रिटिकल बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, उसके लिए पहले से ले ली जाती है। इन फ्यूचर अगर कोई हो जाती है उसके लिए लिया जाता है, ठीक है। ये आजकल लोकप्रिय इलाज के लिए यह आजकल लोकप्रिय होता जा रहा है। साधारण बीमा कंपनियां सामान्य जनता के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां उपलब्ध कराती है। जैसे मेडिक्लेम स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत बीमा कंपनी हर वर्ष थोड़ा सा प्रीमियम लेती है और बदले में कुछ बीमारियों के उपचार जैसे हृदय रोग, कैंसर, ट्यूमर आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान उपलब्ध करवाती है। अब ये भी हमारी किसी तरह अग्नि बीमा की तरह हो जाता है कि इसमें 1 साल का हमारा बीमा हुआ, ठीक है, या 2 साल का हमने लिया, तो 2 साल तक हम जो जमा कर रहे हैं अगर उस दौरान हमें कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो पैसा ख़त्म, ठीक है। फिर रिन्यूअल कराना पड़ता है। संचार मतलब कम्युनिकेशन। संचार एक महत्वपूर्ण सेवा है जो व्यवसायियों, संगठनों तथा ग्राहकों के बीच कड़ी का कार्य करता है। जो संचार है ना, कम्युनिकेशन, वो व्यावसायिक संस्थानों, संगठनों तथा ग्राहकों के बीच बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कड़ी है, ठीक है।
ये लोगों को शिक्षित करती है, उनके ज्ञान में वृद्धि करती है, उनके दृष्टिकोण को विस्तृत करती है। ये लोगों, व्यवसायियों एवं वाणिज्यिक क्रियाओं के सफल संचालन में सहायता करती है। संचार एक महत्वपूर्ण सेवा है। संचार एक महत्वपूर्ण सेवा है, बिल्कुल सही बात है। किसी राष्ट्र के तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करती है। संचार जो एक महत्वपूर्ण सेवा है जो किसी भी राष्ट्र के केंद्र के रूप में, तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करती है। संचार सेवाओं को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं: डाक और दूरसंचार सेवा। तो तंत्रिका केंद्र क्यों कहा गया है? देखिए, ये समझिए आपके जो भाई हम कैसे मान लें कि जो संचार है वो किसी भी राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करती है, या संचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा क्यों है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी का। अगर भाई हमारा जो ये जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे कार्य करते हैं, जब हमें क्या मिलता है? आदेश मिलता है। और आदेश हमें कहाँ से मिलता है? डायरेक्शन अपने माइंड से। तो माइंड का और हमारे सारे बॉडी पार्ट्स का क्या है? कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जैसे ही हमें मतलब आपने हमें पिन चुभाई, तो पिन चुभाई तो मैंने हाथ पे, लेकिन मेरा हाथ थोड़ी बता रहा है कि मुझे यहाँ दर्द हुआ। मेरा माइंड मतलब कितनी तेज़ यहाँ से कम्युनिकेट हुआ माइंड से, मेरे दिमाग से, कि मुझे यहाँ पिन चुभी है इसलिए मुझे दर्द हुआ। ठीक है, तो माइंड का और हमारी बॉडी पार्ट्स का मतलब पूरा कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, कितना अच्छा कम्युनिकेशन है। तो इसीलिए कहा गया कि कम्युनिकेशन अगर हमारा मतलब माइंड हमारा काम करना बंद कर दे, मतलब उसे क्या है, कमांड देना बंद कर दे, संचार करना बंद कर दे, जिसे हम कहते हैं संचार देव। यहाँ पे कहा भी गया है वर्ड, ये तंत्रिका केंद्र। तो हमारे जितने तंत्रिकाएँ हैं उन्हें अगर कम्युनिकेट करना, कमांड करना बंद कर दे माइंड, तो हम क्या हो जाएंगे? पैरालाइसिस हो जाएंगे। पैरालाइसिस आपने देखा होगा लोगों को कि कुछ भी करे वो काम करता नहीं है, कोई भी पार्ट्स उसका। ठीक है, जिधर पैरालाइसिस हो गया, जहाँ कर भी वो उसे यूज नहीं कर सकता। ठीक है, हाथ पे आ गया तो हाथ वैसे ही पड़ा रहेगा, उठा नहीं सकता। दूसरे हाथ से पकड़ गया, दूसरा व्यक्ति उठाएगा तभी का मतलब हमारा अब यहाँ पे जो सूचना तंत्र है वो ख़राब हो गया, मतलब अब कोई भी डायरेक्शन नहीं दे पा रहा है। इसीलिए संचार एक महत्वपूर्ण सेवा होती है। मैं यहाँ पे हम अगर देश की बात करें, देश हमारी एक पूरी ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, और ये जो राष्ट्र के तंत्रिका केंद्र के रूप में क्या कार्य कर रहा है? हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लियर। संचार सेवाओं को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं: डाक और दूरसंचार सेवा। डाक और दूरसंचार, ठीक है। पहले भाई अब तो फ़ोन वगैरह चल गए, तो पहले क्या होता है? डाक के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पत्र भेजा जाता था, हफ्तों 15 दिन महीने लग जाते थे। ठीक है, दूरसंचार जब टेलीफोन आया, ठीक है, तो टेलीफोन के माध्यम, अब मोबाइल के कहीं भी बैठे हुए हैं हम, ठीक है, कहीं भी जंगल में बैठे हैं, वहाँ से हमने क्या है, मोबाइल हमारे जेब में मिलाया नंबर और बात कर ली। ठीक है, बस हमें भाई टावर मिलने चाहिए, मतलब हमें नेटवर्क में होना चाहिए और कहीं भी हम बात करते हैं, और हर जगह नेटवर्क प्रोवाइड करा रही है कंपनी, मिल रहे हैं। ठीक है, डाक सेवाएं, तो ये तो संचार सेवा आप समझ चुके होंगे बढ़िया तरीके से। डाक सेवा, प्रत्येक व्यवसाय प्रतिदिन बहुत से पत्र, बाजार, प्रतिवेदन, पार्सल, मनी ऑर्डर आदि बाहर भेजता है। ठीक है, जो ये प्रत्येक व्यवसाय क्या है, प्रतिदिन बहुत से पत्र, बाजार, प्रतिवेदन, पार्सल, मनी ऑर्डर आदि बाहर भेजता है और बाहर से भी प्राप्त करता है, और बाहर से प्राप्त, यह सभी सेवाएं डाक एवं तारघर द्वारा प्रदान की जाती हैं, जो कि देश भर में फैले हुए हैं। डाक विभाग द्वारा निम्नलिखित सेवा प्रदान की जाती है। डाक विभाग द्वारा निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कौन सी सेवाएं? वित्तीय सेवाएं, ये आम जनता को डाक बैंकिंग सेवा, डाक बैंकिंग सेवा है कि अब पोस्ट ऑफिस में भी आपके खाते खुल रहे हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट तो पहले भी खुलते थे, अब उन पे भी ATM देने लगे हैं। वो डाक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं तथा निम्नलिखित बचत योजनाओं के माध्यम से उनकी बचतों को गतिशील बनाती हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है PPF, जिसमें एक निश्चित अमाउंट जमा होता है। ठीक है, किसान विकास पत्र KVC है, KVC हो गया। राष्ट्रीय बचत पत्र NSC। ठीक है, आवर्ती जमा योजना रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, जिसमें थोड़ा थोड़ा रुपए हर महीने जमा करते हैं, एवं मनी ऑर्डर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी है क्या है, जो बचतों को गतिशील करती हैं, बनाती हैं। ठीक है, व्यक्ति। डाक सेवाएं, नंबर 2 डाक सेवा, डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं क्या। अब डाक सेवाएं जो हैं विभाग द्वारा प्रमुख सेवाएं क्या है, प्रमुख सेवाओं की बात की जा रही क्या है, तो पोस्टल सर्टिफिकेट अंतर्गत UCC पोस्टल सर्टिफिकेट क्या है, सामान्य रूप से साधारण डाक से पत्रों को भेजना
भेजने पर डाकघर कोई रसीद देता है। ये जो सामान्य तौर पर अगर हम किसी को पत्र भेजना चाहते हैं तो हमें एक डाक रसीद देता है, परंतु यदि पत्र प्रेषक पत्र के भेजे जाने का कोई साक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो वह डाकघर से प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। अगर उसका ना जो हमने डाक पत्र जो हमने भेजा है पत्र, अगर उसका हमें कोई प्रमाण चाहिए तो डाकघर से एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। डाकघर के अधिकारी इसके लिए कुछ चार्ज लगाते हैं, तो डाकघर के अधिकारी उसके लिए कुछ चार्ज लेंगे और एक प्रमाण पत्र उसे इशू कर देंगे तथा पत्र पर यूपीसी की मोहर लगा देंगे। तो पत्र पर क्या यूपीसी की मोहर लगा देते हैं। डाक विभाग द्वारा यह सेवा बंद कर दी गई है। अब डाक विभाग द्वारा ये सेवा बंद कर दी है, इसकी जगह स्पीड पोस्ट वगैरह जैसे होती है ना, उसके साथ एक रसीद मिल जाती है तो वो प्रमाण हो जाता है कि आपने हाँ पोस्ट किया है, ठीक है। उसी तरीके पंजीकृत डाक, अभी आ गई पंजीकृत डाक, रजिस्टर्ड पोस्ट। यह ऐसी डाक सुविधा है जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित होता है कि डाक निश्चित रूप से प्रेषित के पास पहुंच जाएगी, अन्यथा अगर प्रेषक के पास वापस आ जाएगी। अगर प्रेषक के पास नहीं पहुंचेगी तो वापस आएगी। इस विधि से पत्र भेजने पर डाक द्वारा पत्र प्रेषक को एक रसीद दी जाती है, छोटी सी जो स्लिप मिलती है ना, उस पर पूरा उसकी डिटेल होती है। पंजीकृत डाक के प्रेषक को लिफाफे पर अपना पूरा नाम पता एक कोने में लिखना, जो हम भेज रहे हैं ना हमें भी अपना नाम पता उस पर लिखना होता है, जिससे नहीं अगर वहाँ रिसीव होती है तो वापस आएगी और वो हमें दे दी जाएगी वापस, ठीक है, हमारे एड्रेस पर पहुँचा दी जाएगी। पार्सल, यह एक डाक सुविधा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं को संपूर्ण देश में या देश से बाहर भेजा जाता है। पार्सल के अंदर हम भारी चीज़ों को भी क्या है एक देश से दूसरे देश बाहर भेज सकते हैं। इसमें डाक व्यय पार्सल के वजन के अनुसार, और इसमें जो डाक जो अपना जो वसूलता है फीस वो क्या है उसके पार्सल के वजन के अनुसार वसूलता है। स्पीड पोस्ट, ऐसी सुविधा जिसके अंतर्गत डाक प्रेषित के पास अति शीघ्र पहुंचती है। स्पीड पोस्ट एक पंजीकृत डाक थी, इसमें भी इसी तरीके से भेजी जाती है, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन स्पीड पोस्ट में ये 2 से 3 दिन के अंदर पहुंच जाती है। स्पीड, ठीक है, बहुत जल्दी पहुंची, उसे स्पीड पोस्ट कहते हैं। इस सुविधा के अंतर्गत पत्र, प्रपत्र, पार्सल जल्दी ही सुपुर्द कर दिए जाते हैं। ये सुविधा विशिष्ट डाकघरों में, और ये सुविधा जो विशिष्ट डाकघरों में उपलब्ध होती है। कुरियर सेवा, अगर ये सेवा निजी डाकघरों द्वारा प्रदान की थी। ये कुरियर सेवा जो ये प्राइवेट तरीके से शुरू की गई सर्विस है। ये भी एक डाक सुविधा है, लेकिन प्राइवेट तौर पे। निजी डाकघर सरकारी डाकघरों के अच्छे विकल्प हैं। जो निजी डाकघर हैं वो सरकारी डाकघरों से अच्छे विकल्प हैं, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट सर्विस देते हैं, कि उभर रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उभर रहे हैं। कुरियर द्वारा पत्र, प्रलेखन, पार्सल आदि भेजे जा सकते हैं। निजी काम होने के कारण कुरियर सेवा में कर्मचारी अधिक जिम्मेदारी से काम करते हैं, और ये प्राइवेट होता है इसलिए इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करते हैं। अन्य सहायक सुविधाएं क्या हैं? विभिन्न अवसरों पर ग्रीटिंग्स कार्ड भेजना, भाई मतलब जो जैसे न्यू ईयर वगैरह आते थे पहले, अब तो ख़त्म ही हो गया कार्ड्स वगैरह भेजना, तो ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत भेजे जाते थे। मीडिया संदेश, कंपनियां अपने ब्रांड उत्पादों का विज्ञापन पोस्ट कार्ड लिफाफे पर कर सकती हैं। भाई मीडिया संदेश अपनी कंपनियों ब्रांड वगैरह जो लिफाफों एवं पोस्ट कार्डों पर प्रिंट करवा सकती हैं। ई बिल डाक, कह रहे हैं BSNL तथा भारतीय एयरटेल हेतु बिलों का भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। जो मतलब आपके ई बिल होते हैं, मतलब टेलीफोन वगैरह इनके बिल, तो वो डाक के माध्यम से पहले भेजे जाते थे, अब सब ऑनलाइन ही होता है। पासपोर्ट आवेदन की सुविधा हेतु विदेश मंत्रालय के साथ पासपोर्ट सुविधा देने में मदद, और क्या है पासपोर्ट सुविधा वगैरह, ठीक है, उसके लिए आपको अप्लाई करना है तो वो भी आपको इसके माध्यम से पोस्ट डाक सेवा डाकघर के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब दूरसंचार सेवाएं, आज के समय में दूरसंचार सेवाओं के बिना व्यापार करना असंभव है। दूरसंचार सेवाएं निम्नलिखित हैं। इसीलिए क्या गया था कि राष्ट्र के लिए संचार तंत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूरसंचार का मतलब ही क्या है, दूर बैठे बैठे संचार कर लेना, कम्युनिकेशन कर लेना, इसीलिए इसे दूरसंचार कहा गया है, ठीक है। कि एक जगह एक कंट्री में बैठे हुए दूसरी कंट्री के व्यक्ति से बात कर सकता है। अभी किस माध्यम से कर सकता है, तो सेल्युलर फ़ोन क्या है, यह एक तरह तार रहित चलता है, तार रहित चलता फिरता संचार उपकरण है। संदेश चाहे लिखित हो या मौखिक संचार में किसी भी जगह पहुंच सकता है, ठीक है। सेल्युलर फ़ोन जो होता है, जो मोबाइल फ़ोन। पेजर, यह एक मार्गीय तारहीन संचार है, जो पहले पेजर हुआ करता था मोबाइल से पहले, ठीक है। इसमें केवल संदेश भेज सकते थे। जो संदेश को लिखित रूप में प्राप्त एवं रिकॉर्ड करता है, इसमें संदेश को किसी भी समय किसी भी जगह प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसमें लिखित जैसे मैसेज खेलते थे हम पहले, नोकिया 1100 और 1108 जो आते थे उनमें हम देखा है हमने, मैसेज करते थे, वो वाली सुविधा होती थी। स्थायी लाइन सेवाएं, इन सेवाओं में वॉइस एवं नॉन वॉइस मैसेज लंबी दूरी के ट्रैफिक से लिंक स्थापित
करने के लिए डाटा सेवाओं सहित सभी प्रकार की स्थायी साइन सेवाएं शामिल हो जाती हैं। इनके द्वारा अन्य प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के साथ भी इंटरकनेक्टिविटी दी जाती है। स्थायी लाइन सेवाएं, ठीक, स्थायी लाइन सेवाएं होती हैं। इन सेवाओं में वॉइस एवं नॉन वॉइस दोनों तरीके की लंबी दूरी के ट्रैफिक से लिंक स्थापित करने के लिए की जाती हैं। डाटा सेवा मतलब इंटरनेट सहित सभी प्रकार की स्थायी सेवाएं शामिल होती हैं। इनके द्वारा अन्य प्रकार की दूर संचार सेवाओं के साथ जो अन्य दूर संचार सेवाएं उनके साथ इंटरकनेक्टिविटी दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का 4th चैप्टर था। और नेक्स्ट चैप्टर हम 5th चैप्टर करेंगे डिस्कस, बिजनेस एवं सेवाओं का बृहत्तीकरण। ये बिजनेस ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।